नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर हमें दांतों को लेकर जब तकलीफ होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। लेकिन जब बच्चों में दांतों को लेकर या मसूड़ों को लेकर कुछ भी तकलीफ होती है तो हमें किसको कांटेक्ट करना चाहिए? क्या ये आपको पता है? आई एम श्योर कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता है कि बच्चों में दांतों को लेकर जब तकलीफ होती है तो उनके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिन्हें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहा जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनय मूलचंदानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर विनय मूलचंदानी MDS पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट डेंटिस्ट हैं। ये पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने 2013 से अपने करियर की शुरुआत की। सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में। पीडियाट्रिक इनहेलेशन एंड एनेस्थेसिया में सर्टिफाइड हैं। इनका खुद का डेंटल क्लिनिक है जिसका नाम है टेडी टीथ और ये हमारे वडोदरा सिटी का काफी पुराना सेंटर है और ये BPC रोड पर लोकेटेड है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन हमें ये समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आई नो, क्योंकि एज अ पेरेंट बहुत साल पहले मुझे भी शायद इस फील्ड के बारे में नहीं पता था। जब मेरे बेटे की तकलीफ शुरू हुई दांतों को लेकर तब मुझे मालूम पड़ा कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ऐसे डेंटिस्ट हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। तो सर, सबसे पहला प्रश्न यही है कि बड़ों में और बच्चों में दांतों की तकलीफ को लेकर हम डेंटिस्ट को मिलते हैं, लेकिन दोनों डेंटिस्ट में अंतर है, तो ये क्या डिफरेंस है, अगर आप बता सके तो। जी, थैंक यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है कि बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर है उनके ट्रीटमेंट के तरीकों में और जो प्रॉब्लम्स देखी जाती है बच्चों में। जी। सबसे पहले जो हम बात करें कि अप्रोच में डिफरेंस आता है कि बच्चों की साइकोलॉजी समझना, बच्चों की जो दांतों की बनावट और उनके जबड़ों के विकास को समझना, वो बहुत ही एक एक्टिव डायनामिक फेज होता है बच्चों का। तो उसमें ट्रीटमेंट करने में एक स्पेशलाइजेशन लगता है। उनको समझना, सबसे पहले उनके डर को दूर करना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थिति रहती है कि उनके डर को दूर करके उनको जो सही ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। और उनके जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे एक चीज जैसे आपने मेंशन किया इंट्रोडक्शन में कि एनेस्थीसिया जो यूज होता है बच्चों में वो इसीलिए यूज होता है ताकि उनका डर, उनको जो दर्द की जो कंडीशन है उसको हम दूर कर सकें और एक पॉजिटिव वे में उनका ट्रीटमेंट हम उनको दे सकें। जी। तो अगर हम उनको ब्रीफली बोलें तो सबसे पहले साइकोलॉजी समझना, उनका बिहेवियर को समझना और उनकी बनावट और ग्रोथ को सीमित रख के उनको ट्रीटमेंट देना। ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है और ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आई थिंक जब डॉक्टर का नाम आता है तो अक्सर बच्चे बहुत डर जाते हैं। लेकिन आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो स्पेशलाइजेशन है ये इसीलिए की जाती है ताकि बच्चों के लिए एक बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाए। और जिस तरह सर ने मेंशन किया कि बच्चों की शारीरिक जो नीड्स हैं उसके साथ साथ उनकी जो साइकोलॉजी है उसे भी समझकर उनकी ट्रीटमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और आई एम श्योर आपको भी इस तरह की ट्रीटमेंट की जब भी कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आप ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रखेंगे। आप जब बच्चों के लिए स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो आप ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं कि भाई वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जो टीचर्स हमारे बच्चों को वेलकम कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो कैसे हैं नेचर में, बच्चों के साथ कितना प्यार से बात करते हैं, किस तरह हैंडल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो डॉक्टर्स हैं ये भी काफी हद तक एक ऐसी ही भूमिका प्ले करते हैं। अगर आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है। जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो उनके ही एज की लिमिट जो है वो इस एज लिमिट तक जाकर उन्हें जो समझ में आए ऐसे टर्म्स को यूज करना और उस भाषा में बात करना, ये इनकी स्पेशलाइजेशन है। सर, जब हम बच्चों की तकलीफों के बारे में, दांतों को लेके जो तकलीफ है, तो किस तरह की तकलीफें आप बच्चों में महसूस करते हैं प्रारंभिक वर्षों में? क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब तो उनके दांतों की जो आकार है वो वहां से धीरे धीरे जब शुरुआत होती है तो किस तरह की तकलीफें आप मतलब वो महसूस करते हैं? जी, जो हमें कॉमन तकलीफें देखी जाते हैं बच्चों में, खास करके जो प्रारंभिक स्थिति में, जी, ग्रोथ फेज में, सबसे पहले ये होता है कि आजकल की जनरेशन में, आजकल के बच्चों में, क्योंकि खाने की चीजों, खाने के पैटर्न चेंजेस होने की वजह से सड़न जल्दी आ जा रही है
और मसूड़ों और दांतों की प्रॉब्लम जल्दी शुरू होती है, खास करके 3 साल से पहले, 6 साल से पहले ही काफ़ी बच्चों में सड़न आने की प्रॉब्लम और बाकी मसूड़ों की प्रॉब्लम या स्पीच प्रॉब्लम। काफ़ी बच्चों में ये भी देखा जाता है कि उनकी ज़बान की चेंजेस जो बाय जन्म बाय बर्थ रहता है, तो उन वजहों से भी बच्चों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और बाकी चीज़ों पे फ़र्क आना का चीज़ें देखी जाती हैं। जी। तो हमारा काम रहता है कि जैसे ही हम बच्चों को शुरू के 1 साल 1.5 साल के अंदर अगर हम उनको देख पाएं, जब प्रारंभिक दांत आना शुरू होते हैं, तभी हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कहीं कुछ शुरुआती स्टेज में ही कुछ तकलीफ दिख रही है, सड़न को लेके, मसूड़ों को लेके, जबान को लेके, तारवे को लेके, जो ऊपर का मुंह का ऊपर का भाग होता है, तो वहां कुछ भी हमें चेंजेस दिखते हैं तो हम वहीं अर्ली मेजर्स, मतलब शुरुआती तरीकों से उसको दूर कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसकी शुरुआत बहुत जल्द होती है। जी बिल्कुल। यानी कि बच्चे जब दांत निकालने की शुरुआत करते हैं तभी से जो तकलीफ है उन्हें महसूस होती है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि बच्चों को लूज मोशंस हो जाती हैं, बच्चों को खुजली होती है, अंदर इरिटेशन होती है। तो अगर देखा जाए तो आपका रोल जो है वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पहली बात, ये लूज मोशन होना, डायरिया या बुखार आना जो दांतों के साथ, ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। ज्यादातर बच्चों में ये बुखार इसलिए आता है क्योंकि बच्चा इरिटेबल रहता है। दांतों जब दांत के आने का टाइम होता है उसके 4 से 5 दिन पहले बच्चे को थोड़ा सा खुजली होना या इरिटेशन होना मसूड़ों में, वो नॉर्मल है जी। लेकिन क्योंकि बच्चे उस फेज में जो भी बाहर की कोई भी चीज मुंह में रखने की आदत होना शुरू होती है, बिकॉज उनको दबाव से उनको रिलैक्सेशन मिलता है जी। तो उस वजह से शायद पेट खराब होना, डायरिया होना वो आता है, न कि वो दांतों की वजह से डायरिया होना या बुखार आना होता है। हाँ, बच्चा रोता है, इरिटेबल होता है, तो उस वजह से फीवर, थोड़ा टेम्परेचर 99 तक आना वो नॉर्मल होता है। पर इस अवस्था में काफी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि 2-3 दिन से बच्चा सोया नहीं है, काफी तकलीफ में है। तो इसमें सिंपल चीज़ों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसको आप मसाज कर सकते हैं। जैसे आप हल्का बच्चों का जो बेबी ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश, उसी से ही आप मसाज कर सकते हैं। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से काफी हद तक बच्चे को राहत मिलती है जी। नहीं तो टीथिंग रिंग्स आते हैं, टीथिंग रिंग्स को आप फ्रिज में रखिए, थोड़ा ठंडे टेम्परेचर में रखिए, तो उसके दबाव से, कुछ भी ठंडी चीज के दबाव से भी काफी हद तक बच्चे को राहत मिलती है। और हम ये एडवोकेट करते हैं या ये हम बच्चों पेरेंट्स को हम बताते हैं कि आप जो सब्जियां हैं, जैसे कि गाजर हो गया, खीरा हो गया, उसको आप थोड़ा ठंडा रखिए और वो बच्चे को आप हल्का हल्का उस पर दबाने के लिए बोलिए खाने से, तो कुछ प्रेशर की वजह से बच्चे को राहत मिलती है। इसके अलावा ऐसे अवस्था में ग्लिसरीन बेस्ड कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, लेकिन हम ये साफ बताते हैं कि कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से कोई भी पेन किलर सिरप या कोई भी पेन किलर या एनेस्थीसिया जेल्स जो दर्द को कम करती हैं वो ना यूज करें, क्योंकि हमें पता नहीं है बच्चे को शुरू के 2 साल तक किस चीज से एलर्जी है या किस चीज से रिएक्शन हो सकता है। तो ये खास हम अवेयरनेस आपके माध्यम से ये करना चाहेंगे कि प्लीज कोई भी ओवर द काउंटर, मतलब मेडिकल स्टोर से जाके, खास करके शुरू के 3 साल तक बिना पीडियाट्रिशियन के, बिना एक्सपर्ट के या बिना हमें मिले हुए डेंटिस्ट को या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को मिले आप ना शुरू कीजिए। हाँ, जब तक बच्चे को राहत इन चीज़ों में मिल रही है, जैसे मसाज से या कुछ टीथिंग रिंग से, हल्के से उसको क्लीन रखने से ना मिले, तो प्लीज़ आप जो एक्सपर्ट हैं उनको मिलिए। बाकी कोई भी जेल, कोई भी एनेस्थीसिया, कोई भी अलग चीज़ का कोई ऑइंटमेंट ना लगाइए। कि आजकल के पेरेंट्स गूगल पेरेंट्स हो गए हैं और गूगल पे हम बहुत कुछ चीजें सर्च करते हैं और अपने आप ही डॉक्टर्स बन के चीजों को रिएक्ट करना या फिर उसकी थियोरी समझे बिना उसकी मेडिकेशन करना हम शुरू कर देते हैं। आपको अलर्टनेस है, जस्ट इतनी ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एज अ पेरेंट आपके बच्चों को जो तकलीफ हो रही है आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे मुंह में चीजें डालते हैं। आप देखेंगे तो बच्चे मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद भी फील कर सकते हैं। अगर अपना हाथ या अपनी उंगली जो है एक बार धोकर अगर आप फिराएंगे अंदर मुंह में,
तो बच्चों की मसूड़ों से आपको पता चल जाएगा कि भाई उसको तकलीफ हो रही है, तो दैट इज द टाइम जहां आपको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो हैं उन्हें आप मिले, कांटेक्ट करें। आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट नहीं है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें, वो आपको डेफिनेटली इनके बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह सर ने बताया कि खुद डॉक्टर ना बनते हुए ये सारी चीजों का ध्यान रखें। और आजकल सर एलर्जी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं बच्चों में, जिस तरह आपने बहुत राइटली मेंशन किया कि आजकल बहुत छोटी छोटी चीजों की एलर्जी बच्चे डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही अलग टाइप की एलर्जीज आ रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। सर, क्यों जरूरी है प्रारंभिक वर्षों में, जो हमारे फाउंडेशन ईयर्स हैं, जो ये यंग ईयर्स हैं, जहां बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अपने दांतों की सेहत का ध्यान रखना? जी, फिर से ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अभी का जो पॉपुलेशन है बच्चों में, खास करके जल्दी सड़न आने की बहुत केसेस दिखते हैं, खास करके शुरुआत के 3 साल में ही। जी। और क्यों जरूरी है उस पे अगर हम आए, क्योंकि ये जैसे आपने वर्ड यूज किया फाउंडेशन, एक नींव है, एक सेहतमंद नींव बनाते हैं जो प्रारंभिक दांत होते हैं। नहीं सिर्फ दांतों का, बट जबड़ों का विकास, उनके मुंह की बनावट, उनके सॉफ्ट टिश्यू जिसको कहते हैं, उनकी जबान, लिप्स का मूवमेंट, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है, बेस नींव, वो इन दांतों के साथ बनती है। तो अगर प्रारंभिक अवस्था में, जैसे शुरुआत के 3 साल के अंदर, अगर बच्चों में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सड़न का, मसूड़ों का, और उस पर ना ध्यान दिया जाए, तो ये आने वाले दांतों को ही नहीं, जबड़ों के विकास को, फेस की बनावट को, इनको वो बदल सकते हैं, इन पे एक नेगेटिव असर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि भले ही ये दांतों का एक लिमिटेड रोल है, लेकिन इनका ये बहुत जरूरी रोल है कि आने वाले दांतों के लिए एक अच्छी अवस्था, हेल्दी अवस्था, फाउंडेशन बना के जाते हैं। और उसका असर आने वाले दांतों पे बिल्कुल ही पड़ता है। राइट। तो इस पे ना ध्यान दिया जाना या इग्नोर करना, इसको आप टाइम पे ट्रीटमेंट ना दें, उसका डेफिनेटली आने वाले दांतों पे, जबड़ों पे और फेस पे असर आता है। सर, अगर कुछ कंडीशंस आपको मैं कहूँ स्टेट करने के लिए, कि कई बार जैसे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं या फॉर एग्जांपल ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो आपके करियर में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि भाई इन यंग स्टेजेस पे बच्चे, जैसे मसूड़ों का फूलना तो डेफिनेटली है, सड़न पैदा होना वो एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, उसके अलावा और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जन्म से होती हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी होना, कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होना, खास करके कैल्शियम की कमी होना। अब ये कैल्शियम की कमी हमें पीडियाट्रिशियन के थ्रू यहाँ तो पता लग जाती है, या अगर बाय चांस जैसे हमें अगर पेशेंट मिलता है अर्ली स्टेज में और हम देखते हैं कि दांतों की बनावट अलग है नॉर्मल से और जल्दी सड़न आती है, तो हम तुरंत वो टेस्ट करा के वो पता कर देते हैं। तो जैसे ऐसे कंडीशंस हैं। कुछ और कंडीशंस होते हैं जिस अवस्थाओं में जिसमें मेडिकली बच्चा उस तरह से क्लीनिंग के लिए फिट नहीं होता है, जैसे स्पेशल कंडीशंस हो जहां बच्चा ब्रश नहीं कर पाए या जबान की बनावट ठीक नहीं हो, तो उन कंडीशंस में दांतों की और मसूड़ों की प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है। उसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम हमें दिखती है वो होता है बॉटल फीडिंग, जो शुरू की अवस्था में जो रात के टाइम पे, जैसे बच्चे को सुलाने के टाइम पे जो बॉटल फीडिंग की जो कॉमन हैबिट होती है, और खास करके इसमें चीनी का उपयोग, जो शुगर का उपयोग या सिरप्स जो, तो उनसे ये सड़न या बाकी जो मसूड़ों के प्रॉब्लम है जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये अवस्थाएं हैं जिस पे हमें जल्दी ध्यान देना है। और काफी सिचुएशंस में हमें ये मिलता है हिस्ट्री लेने पे कि फ्रूट जूसेस पेरेंट्स जल्दी शुरू कर देते हैं, सिपी कप जिसको बोलते हैं, कि रात को बच्चे को कुछ मीठा देके और सुलाना। अच्छा। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और अगर बच्चे को कुछ कैल्शियम की कमी रही हो तो जल्दी सड़न आ जाती है, कुछ और मेडिकल कंडीशन हो, कुछ मिनरल्स डेफिशिएंसीज हो, विटामिन की कमी हो, तो उनकी वजह से भी दांतों की बनावट चेंज हो जाती है। और ये हम जो अवेयरनेस है, जिसको हम प्रिवेंटिव अवेयरनेस कहते हैं, प्रेगनेंसी से हम शुरू करते हैं कि जब बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट होता है, जो फीटल डेवलपमेंट है, उस स्टेज में अगर मदर को भी डेफिशिएंसी रही हो, विटामिन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, फॉस्फेट डेफिशिएंसीज, तो इन डेफिशिएंसीज का असर सीधा सीधा बच्चों पे भी आता है, क्योंकि दांत और जो हड्डी होती है दोनों के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड जो एक विटामिन होती है, ये बहुत जरूरी होता है बनावट के लिए।
तो इनकी कमी की वजह से भी जल्दी मुंह के प्रॉब्लम, नहीं सिर्फ दांतों के बट मुंह के प्रॉब्लम भी जल्दी आते हैं। इस सिचुएशन पे मैं और एक अवेयरनेस के लिए कहना चाहूंगा कि खास करके जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज हैं, बेसिकली ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मानी जाती हैं। उसकी वजह से आप शायद ये चीज देखी होगी कि कटा हुआ होंठ, जी, कटा हुआ होंठ जिसको हम बाकी लैंग्वेज बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, या कटा हुआ तड़वा जिसको मुंह का ऊपरी भाग, वो जुड़ नहीं पाता है जन्म से, और ये बाय बर्थ या जन्म वाली सिचुएशंस होती हैं, कंजेनाइटल जिसको बोलते हैं। तो ये सिचुएशन भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से आ जाती है। ओके। और काफी हद तक ये, जैसे अगर हम बच्चों को बहुत ही शुरुआत 6 महीने साल भर तक अगर हम अच्छे से एग्जामिन कर पाए तो शुरुआत के कुछ चेंजेस हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये सभी बातों में एक ही चीज रिफ्लेक्ट होती है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और जो आपने पहले भी जिस पर जोर डाला कि अगर हम अर्ली उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे जो पूरा नुकसान है उससे होने से बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, कुछ बच्चे बॉटल फीडिंग आपने बहुत सही बताया बहुत सालों तक करते हैं, जैसे 3 साल, 3.5 साल, 4 साल तक भी बच्चे बॉटल फीड करते हैं, तो उनसे उनके दांतों के आकार में कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल, सिर्फ बॉटल फीडिंग नहीं, सिपी कप और बॉटल फीडिंग से डेफिनेटली आकार पे फर्क पड़ता है। जो आने वाले दांत हैं वो आगे बढ़ते हुए दांत जिसको बोलते हैं, कि दांतों की बनावट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके जो तारवा, जो हमारा मुंह का ऊपरी भाग है, वो ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। तो जो नए वाले दांत हैं, जो आने वाले दांत हैं, वो काफी आगे दिखते हुए, सामने दिखते हुए ग्रोथ उसमें हो सकता है। और काफी सिचुएशन में ये कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है कि लंबे अवस्था तक, जैसे 4-5 साल तक जिन बच्चों ने सिपी कप या बॉटल फीडिंग यूज किया हो, उसमें काफी हद तक ये चेंजेस आ जाते हैं कि सामने वाले दांत अनइवन होना, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े होना, आगे दिखना, दांतों की बनावट चेंज होना, और मुंह की बनावट चेंज होना, काफी हद तक जबड़े का विकास पे असर आ जाता है जी। तो ये 1.5 साल 2 साल तक फिर भी काफी हद तक एक्सेप्टेबल होता है, और उससे ज्यादा जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम चलता है बॉटल फीडिंग का या सिपी कप देने का, तो उससे मुंह के जबड़े के विकास में फर्क पड़ता है। राइट। सर, कुछ पेरेंट्स पैसिफायर भी यूज करते हैं। बिल्कुल, वो भी उसी वजह से ही, ये सारी चीजें काफी हद तक एक एज के बाद सिर्फ बिहेवियरल कंडीशनिंग के लिए, कि बच्चे को शांत करने का, और फिर वो धीरे धीरे एक आदत में बदल जाता है, हैबिचुअल चीज हो जाती है। लेकिन इन बच्चों में स्पीच की बहुत इश्यूज होती हैं। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही कि बिल्कुल ये अवेयरनेस जरूरी है कि इसमें स्पीच का प्रॉब्लम, स्पीच डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है, स्पीच पे हमें काफी उस पे असर आ जाता है, और बच्चों की प्रोनाउंसिएशन पे, और पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये नॉर्मल, धीरे धीरे वो सीखना शुरू हो जाएंगे, बट ये एक बार स्पीच डेवलपमेंट जो 3-4 साल तक सेट हो जाती है, उसके बाद करेक्शन आना बहुत मुश्किल है। तो ये पैसिफायर सकिंग और बॉटल फीडिंग, सिपी कप देना, इन पे स्पीच पे, दांतों की बनावट, जबड़े की बनावट पे नेगेटिव असर आता ही है। सर, बच्चों में और एडोलेसेंस में जो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो और बड़ों की ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? जी, बच्चों में और एडोलेसेंस में मेन है कि जैसे सबसे पहले हमें बिहेवियरल थेरेपी समझनी पड़ती है जी। और इस अवस्था में ये डायनेमिक अवस्था होती है, जो एक्टिव अवस्था है, जहाँ की ग्रोथ एक्टिव चल रहा है जी। तो हमें एक तो जो भी प्रॉब्लम है जल्दी पकड़ना होता है, कि प्रॉब्लम को अगर हम सेट होने दें तो फिर आगे उसका ट्रीटमेंट भी लंबा रहता है, ट्रीटमेंट काफी मुश्किल हो जाता है जी। तो सबसे पहला बच्चों और एडोलेसेंस में है कि प्रॉब्लम को टाइम पे पकड़ना और उसको रिवर्स करना, कि सिर्फ दांतों की सड़न नहीं, मसूड़ों के प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे आपने पहले ये पॉइंट किया कि स्पीच थेरेपी में अगर कोई प्रॉब्लम है, जबान की बनावट में कहीं अटक आती है, उसको टंग टाई बोलते हैं, वो प्रॉब्लम है। जबड़े का विकास ठीक से नहीं है, आगे ऊपर वाला जबड़ा काफी बाहर ग्रोथ कर रहा है, तो आने वाले दांत नेचुरली बाहर दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम हम एडोलेसेंट और बच्चों में ही करेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है कि हम ग्रोथ को मॉडिफाई करने के हिसाब से बच्चों का जो प्रोफाइल है, फेस प्रोफाइल, उस पर भी काफी हद तक चेंजेस ला सकते हैं। एक बार बच्चा मैच्योर हो गया तो 14, 15, 14, 15 साल के बाद दांतों को हम सीधा कर सकते हैं, बट फेस में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। राइट। सर, अभी काफी समय से ब्रेसेस का कंसेप्ट आ गया है
कि बच्चों की जो अलाइनमेंट है दांतों की अगर वो सही नहीं है तो ब्रेसेस लगाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे अभिभावक चिंतित भी रहते हैं उसको लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे काफी प्रेशर हो सकता है, या बच्चा खुद भी थोड़ा सा ऐसा फील करता है कि मेरा दिखाव जो है पब्लिक में वो सही नहीं रहेगा। तो ये ब्रेसेस का कंसेप्ट क्या है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। ब्रेसेस इसलिए किए जाते हैं कि दांत जो अनइवन हो, दांत काफी बाहर आते हुए दिखें। देखिए, ब्रेसेस का 2 वजहों के लिए हम एडवोकेट करते हैं या ये चीज हम एडवाइस करते हैं। एक तो कि पेशेंट्स का खुद एक कंसर्न हो कि हमें स्माइल में प्रॉब्लम है, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, सामने ज़्यादा दिखते हैं। दूसरा ये होता है कि खाने में तकलीफ हो, क्योंकि दांतों की जो बनावट अगर ठीक नहीं होती है तो काफ़ी हद तक खाने में, या जो हमारा जॉइंट स्पेस होता है जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या जो खाने वाले नीचे वाले जबड़े का जो जॉइंट होता है उस पर असर आना। काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं इस कंप्लेंट से कि बच्चा काफ़ी देर तक मुंह में खाना रखता है, चबाने में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो जब हम ये एग्जामिन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम ये पता लगता है कि दांतों की जो बैठने की सिचुएशन है, जो दांतों की जो बाइट जिसको बोलते हैं या बनावट है, वो ठीक नहीं है। तो उस वजह से भी दांतों को ब्रेसेस एडवाइस किए जाते हैं। तो ब्रेसेस का सिर्फ ये रोल नहीं है कि हम उसको बस स्माइल करेक्शन दे रहे हैं या दांतों को अच्छे से उसको अलाइन कर रहे हैं, बट ये है कि उसको खाने में भी तकलीफ ना हो, जॉइंट स्पेस ठीक रहे, जो मूवमेंट्स हैं दांतों के और जो जबड़े के मूवमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा असर ना आए। तो इन सब वजहों से ब्रेसेस डेफिनेटली हम एडवाइस करते हैं। और ब्रेसेस, जैसे आपने पूछा कि ब्रेसेस का एक नेगेटिव परसेप्शन है कि ब्रेसेस से मैं दिखूंगा अच्छा नहीं या वो, तो उसमें डेफिनेटली एक ये चीज़ है, लेकिन किस वजह से हम ब्रेसेस कर रहे हैं वो हमें पेरेंट्स को सही तरीके से समझाना ज़रूरी होता है कि इसका इस तरह से उसको फ़र्क और महसूस आगे 2-3 सालों में आएगा। और दूसरी बात कि अब ब्रेसेस में ये भी बहुत एडवांसेस आ गए हैं कि जिसको हम कहते हैं इनविजिबल ब्रेसेस या जो ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस जिसको कहते हैं, जो ना दिखें या कम दिखें। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स में जहाँ जरूरी हो ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट्स को दिखने की वजह से प्रॉब्लम हो, तो हम उसमें ये एडवाइस करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस या इनविजिबल ब्रेसेस भी करा सकते हैं। बट मैं इस चीज पे फिर से स्ट्रेस करूंगा कि ब्रेसेस हर पेशेंट के लिए अलग सिचुएशन में एडवाइस किए जाते हैं। शायद कुछ पेशेंट्स को मिनिमम ट्रीटमेंट में विदाउट ब्रेसेस भी करेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ ही हमारा पीडियाट्रिक जो बच्चों का जो स्पेशलिटी होता है वहीं रोल आता है कि अगर हम बच्चों को शुरुआती स्टेज में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही उस प्रॉब्लम को पकड़ लें और सही ट्रीटमेंट दे दें, और इसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट इसमें रहता है कि हमें पेशेंट्स के बच्चे के साथ पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है जी। तो काफी हद तक हम ब्रेसेस की सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बाय बर्थ या जन्म से ही कुछ, या ये काफ़ी चीज़ें जेनेटिकली भी डिटरमाइन होती हैं कि फेस का स्ट्रक्चर एक हद तक ही ग्रोथ कर पाता है, तो उसमें जहाँ कमी आ जाती है ग्रोथ में तो उसमें ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ना दिखने वाले ब्रेसेस भी ऑप्शन होते हैं, और सही काउंसलिंग, सही एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को और पेशेंट्स को कि उससे क्या फ़ायदा है, कितना उसको आगे खाने में, चबाने में, नहीं सिर्फ देखने पे बट खाने और चबाने में और मुंह के बनावट पे कितना पॉजिटिव असर आएगा। जो ट्रीटमेंट लंबा समय चलने वाली है, कुछ सालों के लिए, वो कुछ समय में ही आपकी ट्रीटमेंट, वो लाइन ऑफ एक्शन में जो उनकी बनावट है अगर वो सही हो जाती है तो वो करेक्शन वहां पर ही हो जाएगा, वो लंबा ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी आपको उस ट्रीटमेंट की। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? अपने दांतों की और ओरल हेल्थ की आप अच्छे से उसकी केयर रखें, क्योंकि ये सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे शरीर पे पड़ता है। जो हम दांतों का ध्यान या मसूड़ों का ध्यान नहीं रखें तो उनकी लाइफ तो कम होती ही है, पर सेहत पे भी असर आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बच्चों की जो प्रारंभिक अवस्था में उनका न्यूट्रिशन, जो सेहत, जो वो अच्छे से खा पाएं, उनको न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि काफ़ी बच्चों में दर्द, दांतों के दर्द या मसूड़ों के दर्द की वजह से बच्चे खाना कम कर देते हैं, उनका पोषण साइज कम हो जाता है। तो उस वजह से भी ये है कि उस पर ध्यान रखा जाए। और हम यही एडवोकेट प्रमोट करते हैं कि आप जैसे ही बच्चों का 1 साल की उम्र हो तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट को या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को मिलें, उनसे जस्ट एक अवेयरनेस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें
कि दांतों को किस तरह से सेहतमंद रखना है, मसूड़ों को किस तरह से हेल्दी रखना है, तो आगे चल के आप काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम है दांतों की और मसूड़ों की प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय, आपका आज अपना इतना समय हमको देने के लिए। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है और जो पेरेंट्स स्पेशली जो ये एपिसोड वॉच कर रहे हैं, अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई तकलीफ है तो प्लीज़ आप डॉक्टर विनय का कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हम तक पहुंचे, हम आपको उन तक ज़रूर ले जाएंगे, या फिर आपके जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं आप उन्हें भी कांटेक्ट करें, आपके पीडियाट्रिशियंस को कांटेक्ट करिए, वो भी आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेंगे। और जिस तरह सर ने कहा कि दांत को लगकर बाकी सारी हमारे शरीर के और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसकी टोटल हेल्थ जो है वो इस पे भी डिपेंड करती है। आप क्या खाते हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप कैसे चबा रहे हैं, और वो खाना कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में, बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अपने न्यूट्रिशन पर डेफिनेटली ध्यान दें, स्पेशली बच्चे क्या खा रहे हैं, क्योंकि आजकल हम सिरप्स पे ज्यादा जोर देते हैं कि हम कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम ये दवाई दे देते हैं, वो दवाई देते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा और संपूर्ण, कहते हैं ना, जैसे संपूर्ण विकास के लिए एक अच्छा भरपूर पोषण अगर हम ध्यान रखें उसके बारे में, घर के खाने पे ज्यादा एम्फेसिस दीजिए, तो ये सारी चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, खाना ना खाना ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है उसके पीछे की जो रीजंस है उस तक जरूर पहुंचिए। एवरी टाइम इट्स नॉट कि भी बच्चे का मूड नहीं है इसलिए उसने खाना नहीं खाया। अगर ये चीज कंटिन्यू हो रही है तो उसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है, उसे पता जरूर लगाएं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उनकी सलाह जरूर लें। थैंक यू सो मच सर, आज के इस स्पेशल डे पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज अ पेरेंट अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो एक कंफर्ट मिलता है जब आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आई थिंक द रोल हम जो टीचर्स बोलते हैं ना, इतना लविंग होते, तो इतने लविंगली ही वो बच्चों को अटेंड करते हैं और इतने अच्छे से बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि उनके दांतों की सफाई हो रही है या उनके दांतों में कुछ अगर कीटाणु है तो उसको क्लीन किया जा रहा है। हर पहलू में जब जैसे जैसे उनके स्टेप्स होते हैं ट्रीटमेंट के, वैसे वैसे वो बच्चों को बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, मेंटली तैयार करते हैं कि अब ये होने वाला है। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज अ पेरेंट आप इतना रिलैक्स्ड फील करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको अपने डॉक्टर में ट्रस्ट रखना है, उनकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उस पर ट्रस्ट रखना है, और वो जो आपको बता रहे हैं उस चीज का फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और बच्चों के रूटीन में ओरल हेल्थ जो है उसका ध्यान जो रखना है, उसका काम, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है एज अ पेरेंट, क्योंकि घर पर बच्चे अपने दांतों को ब्रश करते हैं, वो दिन में कितनी बार करते हैं, किस तरह करते हैं, ये सब चीजें भी जरूर ध्यान रखें। और आई नो, क्योंकि सर हमेशा मुझे बोलते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को हमेशा उन्हें अकम्पनी करना चाहिए ब्रश करने के लिए। और आई एम श्योर जैसे आपके बच्चे हैं 2-2.5 साल के, जिद जरूर करते होंगे कि मुझे अपना ब्रश खुद करना है। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था एज अ पेरेंट, जब मैं गई थी उनके पास, कि कोई बात नहीं, एक बार कर लें तो दूसरी बार आप करवाएं, ताकि जो भी गंदगी अगर दांत में कहीं रह गई है, बच्चे से क्लीन नहीं हुई है, तो एज अ पेरेंट जो है वो आप कर सकें। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।